एडजस्टेड क्लोज हो एकदम फ्लैट। तो एक दो बार तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ा था कि मेरा तो नहीं गड़बड़ा गया है, इक्का दुक्का तो इधर उधर होना चाहिए था। फिर मैंने एक दो और साइट्स देखी तो मैंने कहा ये नहीं, फ्लैट एकदम फ्लैट क्लोज हुआ, जहाँ शुरू हुए थे वहीं ख़त्म हुए, लो लेवल से रिकवर करके। तो गिरावट का सिलसिला ज़रूर थमा, लेकिन ठीक है, फ्रेजाइल सही दिखा मार्केट स्क्रीन्स, और आज भी शुरुआत एकदम फ्लैट नोट पे होगी, वही इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। ऐसे में स्टेडियम, पेज, ग्राउंड सब दिखाता हूँ, क्राउड आपको आपकी स्क्रीन पे, और फिर समझेंगे जायजा। आज सुबह डिस्कशन हो रहा था कि पिच कैसी रखेंगे डायरेक्टर साहब, क्योंकि आज एकदम न्यूट्रल क्यूज थे। मनमौजी है, हरी कर दी उठा के। ये जो सामने दिख गया वही बता देता हाँ, है। जो इजी पड़ता है दिखा देते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है। पर आज वैसे ग्लोब यूएस से ठंडा हैंडओवर था, एशिया ठंडा ठंडा सा कामकाज कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी तो ऐसा लग रहा है ट्रेड ही नहीं कर रहा है, जहां थे वहीं के वहीं है। तो ये मामला है कि आज पिच है कैसी? हिंदी में एक शब्द होता है, हाँ। किंग कर्तव्य विमूढ़। हाँ, मंजे का है। मंजे आए कि क्या करूं, कुछ पता ही नहीं है। हाँ। तो कल जो आपने भी निफ्टी दिखाया ना, जो हाँ। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ थी, उसको समझ में नहीं आया कि जो हो रहा है देश में पॉलिटिकल सर्कल में कल गजब हो रहा है, बाउंसर जो चल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो निफ्टी रहा को है। भी समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाऊं, इधर के उधर बाउंसर थे कल। तो वैसे निफ्टी भी हमारा एकदम चुपचाप खड़ा था, आंख बंद करके कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब वो सोच रहा है कि उधर से कुछ आ जाए, सीमा पार से या समंदर पार से, उधर से भी कुछ नहीं आ रहा है। वहाँ पे भी लोग बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे हैं कि यार फेड क्या करेगा, रिजल्ट भी खत्म हो गया, अब क्या करूँ, कुछ नया चाहिए हमें। तो नया ये है कि फेड के अधिकारी ने फिर एक बार डरा दिया मार्केट को कि यार नहीं कट होगा रेट वेट। तो यूएस मार्केट में लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आशीष जी, जैसे आप, मैंने कहा था ना सुबह की वॉल हिट करना बार बार मार्केट में लौट आता है, लेकिन हिट करने के लिए आपको बार बार दम भी चाहिए ना। तो दम है मार्केट में वहाँ पे, इसीलिए बार बार हिट कर रहा, हो सकता है टूट ही जाए 4-5 बार टक्कर मारने के बाद। तो इसलिए मार्केट में वहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन वो एक नई ऊंचाई या नए लक्ष्य की ओर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको उसके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव चाहिए कि क्यों जाएं ऊपर हम। वो इंसेंटिव शायद अगले हफ्ते मिले, जब बुधवार को इन्फ्लेशन डेटा आएगा, या फिर फाइनली तो आपको 11-12 जून तक वेट करना पड़ेगा कि क्या कमेंट्री आती है। तो उधर भी बिल्कुल मामला थोड़ा सा शांत, ठंडा और जोर लगा के हिस्सा वाला है। तो इधर क्या होगा? इधर थोड़ा सा अभी मुझे लगता है नर्वसनेस चलेगी, अब इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस क्रीप इन कर गई है, चक्रव्यूह में फंस गए। हाँ थोड़ा सा फंस गए, और एक तो इतना लंबा है कि अभी इरिटेट हो रहे हैं अपन सब। तीन ही फेज हुए हैं, 4 फेज सामने खड़े हैं, आउटकम 4 जून को आना है, बहुत लंबा उस भी ये सब बहुत होगा। खैर अपन बढ़िया से स्टॉक हाईलाइट कर देते हैं भाई, जो होपफुली आपकी आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद मदद कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा सही है विकल्प या नहीं। पहला, बैंक ऑफ बड़ौदा हरे में रख देता हूं, खबर अच्छी है इसीलिए हरे में रख रहा हूं। और खबर यह है कि आरबीआई की गाज आजकल बहुतों पे गिरी थी, आजकल मतलब पहले बहुत पे गिरी हुई है। उस पे इनका जो ऑनलाइन ऐप था बॉब वर्ल्ड, उस पे भी गिरी थी। मेरे ख्याल से ये अक्टूबर 2023 की कहानी, मतलब पिछले साल अक्टूबर की, जब आरबीआई ने कहा था कि आप ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते कस्टमर्स की बॉब वर्ल्ड के थ्रू। कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न्स थे इस बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को लेकर, तो रोक लग गई थी। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह कोटक नहीं है, इनकी ऑनबोर्डिंग उससे कितनी डिपेंडेंट है उस पर मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क है। ब्रांच और पब्लिक इंटरफेस ज़्यादा शायद होता होगा, पर खबर तो खराब थी। कल शाम को अपडेट आया कि रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो रिस्ट्रिक्शंस बॉब वर्ल्ड पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ, तत्काल प्रभाव के साथ हटा दिए। अब ये ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, उसके लिए फ्री है। अच्छा है, अच्छी बात है कि टाइमली रेजोल्यूशन आ गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर 6-7 महीने में रेजोल्यूशन आना इज नॉट बैड। अगर ये कोटक कर देगा तो वैसे मैं तुम्हें इसको देख के मुझे लगता है कोटक तेजी करूं क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, एचडीएफसी बैंक को बहुत टाइम लगा था, अपन बता चुके हैं। बीओबी ग्रीन लेके चलता हूं, खबर अच्छी है बॉब वर्ल्ड रिलेटेड। फिर एक स्टॉक है इंडिया शेल्टर।
उसका चार्ट भी दिखाइएगा। ऑफ हाई ट्रेड करता, लंबा चार्ट उठाइएगा, साल भर का दिखा दिए, ज़्यादा बेहतर रहता पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। अच्छा लग रहा है क्वार्टर। और फाइनेंशियल्स को हेडलाइन नंबर्स छोड़ देते हैं, हेडलाइन नंबर साल दर साल होते हैं, अपन सीक्वेंशियल सारे नंबर इंपॉर्टेंट जो है मोमेंटम के लिए वो देखते हैं। डिसबर्समेंट में बढ़िया 10% क्यू ऑन क्यू का जंप। AUM 8.5% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुए। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सीक्वेंशियली देखा जाता है, क्यू ऑन क्यू एसेट क्वालिटी में डिसेंट बढ़िया सा इंप्रूवमेंट है। और इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू स्प्रेड्स भी 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हुए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट चेकबॉक्स टिक करके दिखा दिए, नंबर अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक की चाल देखते हैं कैसी रहेगी। इंडिया शेल्टर ग्रीन लेके चल रहा हूं। तीसरा जो है उसको लाल मेंशन करना चाहता हूं, वो है ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। साल दर साल जो दोनों आंकड़े हेडलाइन नंबर्स, एनआईआई 18% बढ़ा पर मुनाफा 57% गिरा। पर हेडलाइन के बियॉन्ड रीड करना जरूरी। प्रोविजनिंग में साल दर साल क्यू ऑन क्यू बहुत तगड़ा जंप, प्रॉब्ली दैट एक्सप्लेन्स क्यों मुनाफा इस तरह से गिर गया साल दर साल। 82 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, बढ़ के 226 करोड़। लास्ट क्वार्टर की प्रोविजनिंग थी 138 करोड़ रुपए की, बढ़ के 226 करोड़। और यही रीजन है प्रॉफिट डेंट का। एसेट क्वालिटी सबकी या तो स्टेबल है या सीक्वेंशली इंप्रूव हुई। जैसे अभी अपन ने इंडिया शेल्टर की बात करी, उससे पहले अपन ने तमाम बैंक्स और फाइनेंशियल्स हाईलाइट कर रखे। इनकी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट कर गई है। ग्रॉस एनपीए 4.16 से बढ़कर 4.76, 60 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस एनपीए में डिटोरिएशन है। इन सब नंबर्स को हाईलाइट करते हुए जो अभी करा मैंने, मुझे लगता है ईसफ को लाल रखना चाहिए, मतलब नंबर्स के लिहाज से। चाल वाल मुझे नहीं पता। 2 हरे हैं, 1 लाल है। दो आज असल में एशियन पेंट्स के नंबर हैं, तो मैंने सोचा हर कलर होना चाहिए। मैंने मेरे पास, हाँ मेरे पास भी है ऐसे ही। तो पिरामल एंटरप्राइजेज, इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। इनकी इनकम तो ठीक है, बढ़ के आई थोड़ी सी साल दर साल भी, और क्वार्टरली 5-6% गिर गई है। मार्जिन एनआईएम काफ़ी नीचे है, 7.8 से घट के 6.8, क्वार्टर में 7.3 थे, वहाँ से भी घटे। तो या कह सकते हैं आपकी सारी कंपनियों में ये हो रहा है, दिन में भी हुआ है, एडजस्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत है और खर्चे बढ़े हैं काफ़ी, तो रेड में रखिए इसको। विजय डायग्नोस्टिक्स, इसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। इनका जो मुनाफा है वो पिछले क्वार्टर में, मतलब थर्ड क्वार्टर में 26 करोड़ था, बढ़ के हो गया 34 करोड़। पिछले साल इसी क्वार्टर में 28 करोड़ था। तो प्रॉफिट अच्छा है और रेवेन्यू भी अच्छा है। साल दर साल भी, क्वार्टरली 133 से बढ़ के 155 क्वार्टरली, और 121 से 155 जो है सालाना। तो नंबर यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, 44 करोड़ के निकल के आया। तो ये भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। तीसरा RVNL, इनको एक ऑर्डर मिला है, इसलिए मैंने रखा है। 167 करोड़ उसकी वैल्यू है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में एक काम करेंगे, टेस्टिंग, कमीशनिंग, डिज़ाइन बहुत सारे काम करेंगे। तो उसके लिए मैंने रखा। क्या काम करेंगे? जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम होता है ना, उसको एक बनाएंगे।